वेलकम स्टूडेंट्स। और लेट्स नाउ टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ कैंसर। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, कैंसर तभी होगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब किसी सेल के डीएनए में म्यूटेशंस हो जाएं, उन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए जो जीन्स सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डीएनए में डैमेज कॉज कर सकते हैं और कैंसर इंड्यूस कर सकते हैं। बच्चों, वो कोई भी फैक्टर जो डीएनए में डैमेज इंड्यूस कर सकता है और जिससे कैंसर हो सकता है, ऐसे फैक्टर्स को हम कार्सिनोजन कहते हैं। तो एक ये वर्ड आप सबसे पहले अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लें। कार्सिनोजन्स किन्हें कहते हैं? उन फैक्टर्स को जो कैंसर कॉज करते हैं, हम उन्हें कार्सिनोजन्स कहते हैं। और ये जो कार्सिनोजन्स हैं, हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक फिजिकल फैक्टर्स यानी फिजिकल कार्सिनोजेंस, दूसरे केमिकल कार्सिनोजेंस एंड तीसरे बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल कार्सिनोजेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर कौन से हो सकते हैं, फिजिकल कार्सिनोजेंस कौन से हो सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं बच्चों आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस के जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक हो जाएंगे एक्सरेज और गामा रेज। दे कैन कॉज कैंसर। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरेज और गामा रेज हैं, ये आपके डीएनए में डैमेज कर सकते हैं, कॉज डीएनए डैमेज। और अगर डीएनए डैमेज होगा तो इट कैन कॉज कैंसर। आया समझ में? वेल, यहाँ एक चीज़ हम देखें, एक वर्ड आ रहा है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। सॉरी, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आपको मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एक्सरेज और गामा रेज। ये क्या होती है? ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है, इनके बारे में तो आप जानते हैं, पर हम इनको यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वी आर कॉलिंग देम आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इनको आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो एक्सरेज और गामा रेज हैं, ये आपकी बॉडी को पेनिट्रेट करेंगे और जब बॉडी में एंटर करेंगे तो बॉडी में ये जिस किसी भी मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएंगे उसका आयोनाइजेशन कर लेंगे। ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है एंड दैट इज़ वाई दे कैन कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ऐसे में अगर ये डीएनए से स्ट्राइक करती, मान लो ये जो रेडिएशंस है ये हमारी स्किन में गए, बॉडी में अंदर गई और अंदर किसी डीएनए को स्ट्राइक किया इन्होंने, तो जो डीएनए के एटम्स हैं वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके जो एटम्स होंगे उनका आयोनाइजेशन कॉज करेंगे, जिससे उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे एंड दैट विल कॉज म्यूटेशन। और अल्टीमेटली म्यूटेशन होने के बाद वो, अगर वो जो जिस एरिया में स्ट्राइक किया है वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है तो इट मे लीड टू कैंसर। तो आप, आई होप कि आपको ये समझ में आया। एक्स रेज एंड गामा रेज, दे आर कॉल्ड, वाई आर दे कॉल्ड आयोनाइजिंग रेडिएशंस। रीज़न क्लियर है कि वो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है और वो हमारे डीएनए को आयोनाइज कर सकती है। वो डीएनए के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स का भी आयोनाइजेशन करेगी, पर दूसरे मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन से कोई खास फर्क हमें नहीं पड़ेगा। अगर हमारे डीएनए का आयोनाइजेशन किया, हमारे जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, प्यूरिन और pyrimidines हैं, उनसे जाके टकराए और उनका आयोनाइजेशन किया तो इट विल लीड टू कैंसर। दूसरी जो रेडिएशंस होती है जिनसे कैंसर हो सकता है, दे आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कंपैरेटिवली लो एनर्जी की होती है। इसका एक ही एग्जांपल है हमारे पास, यूवी रेज। ये जब रेज हमारी बॉडी पर स्ट्राइक करती है तो ये बॉडी में बहुत ज़्यादा गहराई तक तो जा नहीं पाती, स्किन को पेनिट्रेट करती है हल्का फुल्का, और जो हमारी स्किन सेल्स हैं या स्किन के ठीक नीचे किसी टिश्यू तक अगर ये पहुंच गई है तो वहाँ जो सेल्स हैं, उन सेल्स में जो थायमिन नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनका ये डाइमराइजेशन करती है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, थायमिन का डाइमराइजेशन करती है। और थायमिन के डाइमराइजेशन, ये आयोनाइजेशन कॉज नहीं करती बच्चों, ये थायमिन का डाइमराइजेशन करती है। और उस थायमिन के डाइमराइजेशन से बाद में डीएनए में म्यूटेशंस हो सकते हैं और उन म्यूटेशन से कैंसर हो सकता है। आया समझ में आप लोगों को? क्लियर? अब यूवी रेज पर्टिकुलरली, वैसे तो ओजोन की हमारे पास एक लेयर है,
जो यूवी रेज को रोकती है। बट कुछ एरियाज़ दुनिया में ऐसे भी हैं जहाँ हमारी ओजोन में होल हो चुके हैं और यूवी रेज जो है वो अर्थ पर आती है। तो ऐसे एरियाज़ में सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में लंबे समय तक रहने पर स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर जैसा कि हमारी स्किन के अंदर एक मेलानिन पिगमेंट होता है, वो मेलानिन पिगमेंट यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो पर्टिकुलरली डार्क लोग होते हैं और जिनके पास मेलानिन पिगमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो पिगमेंट क्योंकि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे लोगों को स्किन कैंसर होने के चांसेस, यूवी लाइट से स्किन कैंसर हो रही है ना। कई लोग सन बाथ करते हैं बीचेस पर, कई कई घंटों तक वहाँ सन बाथ करते हैं, तो ऐसे में पॉसिबल है कि उनको यूवी लाइट से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है और उस ज़्यादा एक्सपोजर से स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। पर जो डार्क लोग होंगे, जिनकी स्किन का कलर डार्क है और जिनमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, उनको फिर ऐसे में स्किन कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं मेलानिन पिगमेंट की वजह से। अच्छा, आप ये भी यहाँ जानना चाहेंगे कि हमारे पास, हमें एक्सरेज और गामा रेज से कैंसर कैसे हो सकता है, हम कहाँ एक्सपोज होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली उनका ऑक्यूपेशन इस तरह का है कि वो एक्सरेज और गामा रेज से एक्सपोज होते हैं। लाइक वो लोग जो रेडियो लैब में काम करते हैं जहाँ एक्सरेज लिए जाते हैं रेगुलरली, या कई ऐसे साइंटिस्ट भी होते हैं जो अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो ऐसे में उनको एक्सरेज और गामा रेज से एक्सपोज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उन्हें कैंसर हो सकता है। और कई बार एक मैं आपको ये भी बताऊं कि अल्टीमेटली एक्सरेज और गामा रेज रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं वहाँ से निकलती है। तो ये भी पॉसिबल होता है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ ज़मीन के अंदर पता नहीं कितनी गहराई पर, क्योंकि हर जगह को चेक नहीं किया जाता है, अगर ज़मीन में कई बार रेडियो एक्टिव मटेरियल अवेलेबल है तो वहाँ से रेडियो एक्टिव रेज जो है, एक्स रेज और गामा रेज, वो निकलती रहती है और उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो उनसे एक्सपोज हो जाते हैं। हो सकता है माइल्ड हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो, पर इनसे लगातार लंबे समय तक एक्सपोज होने से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो दीज आर द फिज़िकल फैक्टर्स। और फिज़िकल फैक्टर में हम सिर्फ दो चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो डीएनए में डैमेज इंड्यूस करती है बाय आयोनाइजिंग द डीएनए, और दूसरी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें सिर्फ यूवी लाइट आती है। और यूवी लाइट का मोड ऑफ एक्शन क्या आएगा, ये कैंसर कैसे कॉज करेगी। यूवी लाइट डीएनए में थायमीन जो होता है उसका डाइमराइजेशन करती है। मैं ज़्यादा डिटेल में भी जाऊँगा नहीं बच्चों, आपको बस थोड़ा सा ब्रीफली इसमें हम बात करेंगे। मैकेनिज्म और ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे कि थायमिन का डाइमराइजेशन कैसे होता है, क्या है वो, इट्स ओके। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये पोर्शन आप याद रख लीजिए बस। आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक्सरेज एंड गामा रेज, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक ही एग्जांपल है यूवी लाइट। और यूवी लाइट का थोड़ा सा एक मैंने आपको दिया है कि जिन लोगों की स्किन डार्क होती है उन लोगों को स्किन कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, अब आते हैं हम केमिकल फैक्टर्स, केमिकल कार्सिनोजन। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ नीचे बात कर लेते हैं, यहाँ शुरुआत कर लेते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस की। कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं बच्चों जो हमारे डीएनए में डैमेज कॉज कर सकते हैं। ये तो फैक्ट है कि कोई भी कार्सिनोजन हो, चाहे वो फिजिकल कार्सिनोजन हो, केमिकल कार्सिनोजन हो या वो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन हो, अल्टीमेटली डैमेज हमारे डीएनए को होगा। तो हम यहाँ उन केमिकल्स की बात करेंगे जो आपके डीएनए में डैमेज कॉज कर सकते हैं। और जो भी कोई डीएनए में म्यूटेशन कॉज करेगा, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि एनी मॉलिक्यूल, एनी केमिकल विच इज़ ए म्यूटाजन, यानी कि जो डीएनए में म्यूटेशन इंड्यूस कर सकता है, विच इज़ ए म्यूटाजन इज ए पोटेंशियल कार्सिनोजन, है ना। इस स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं, एनी केमिकल विच इज ए म्यूटाजन, यानी जो डीएनए में म्यूटेशन इंड्यूस कर सकता है, इज ए पोटेंशियल कार्सिनोजन, वो कैंसर भी कॉज कर सकता है। क्योंकि कैंसर होता कैसे, म्यूटेशन से ही तो होता है। फाइन, तो ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स विच कैन कॉज कैंसर। इसमें सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा बच्चों, बहुत ही फेमस है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन बच्चों, ये जो टोबैको स्मोक होता है उसमें पाया जाता है ये, कि जब लोग स्मोकिंग करते हैं
और स्मोकिंग में टोबैको स्मोकिंग का ये उसके स्मोक में ये केमिकल प्रेजेंट होता है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलेट, और इससे लंग कैंसर होता है। एक और केमिकल ले, दैट इज 3,4 बेंजोपायरिन। 3,4 बेंजोपायरिन, ये बच्चों हमारा जो कोल टार होता है जिससे रोड बनाई जाती है उसमें प्रेजेंट होता है, और इससे अगर एक्सपोजर होता है तो स्किन और लंग कैंसर दोनों होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, स्किन एंड लंग कैंसर। 3,4 बेंजोपायरिन कोल टार में मिलता है। और एक जो सूट होता है, जो कार्बन पार्टिकल्स बर्निंग जिससे किसी को जलाया जाता है और उससे जो सूट निकलता है उससे भी इवन कैंसर हो सकता है। यही जो कोल टार से होता है, स्किन एंड लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक जो हमारे बड़े फेमस केमिकल्स हैं दो, कैडमियम ऑक्साइड ले लेते हैं पहले, फिर आगे निकल और प्लेटिनम की भी बात करूंगा मैं। जो कैडमियम ऑक्साइड होता है इसकी टॉक्सिसिटी कैंसर प्रोस्टेट पर होती है और उससे प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर कैडमियम ऑक्साइड से। एक एफ्लाटॉक्सिन केमिकल और ले रहा हूँ मैं, बड़ा ही फेमस है तो इसको तो हम हाईलाइट ही कर लेते हैं। एफ्लाटॉक्सिन, ये बच्चों एक फंगस होती है, ब्लैकिश कलर की फंगस है ये, और नाम है उसका एस्परजिलस, नाम सुना होगा आपने। एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज़, हर एस्परजिलस से तो नहीं, तो एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज़ से ये एफ्लाटॉक्सिन बनता है और ये भी लीवर में कैंसर कॉज करता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, में याद रखना है एफ्लाटॉक्सिन। एक मस्टर्ड गैस, नाम सुना होगा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, मस्टर्ड गैस। इसका केमिकल नेम बता देता हूँ मैं आपको, आई डोंट नो आपको इसका केमिकल नेम पता है या नहीं, केमिस्ट्री में पता होना चाहिए। इसका केमिकल नेम है बिस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड, 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड। ये जो हमारी मस्टर्ड गैस होती है इससे भी कैंसर होता है, और पर्टिकुलरली लंग कैंसर होता है इससे। और बच्चों ये इस मस्टर्ड गैस को कई बार बायोलॉजिकल केमिकल वेपन की तरह भी यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल वेपन तो नहीं बोल सकते, केमिकल वेपन हम की तरह इसको यूज़ किया जाता है मस्टर्ड गैस को। एक और लेते हैं हम, जो कि अभी मैंने आपको बताया, निकल और क्रोमियम के जो कंपाउंड हैं उनसे भी इवन कैंसर होता है। निकल और क्रोमियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे भी लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं, लंग कैंसर हो सकता है। अनदर केमिकल एस्बेस्टोस, ये इसके बारे में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया है। एस्बेस्टोस जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह होती है उसमें थर्मल इंसुलेटर की तरह इसको यूज़ किया जाता है। एक शीट होती है एस्बेस्टोस की, फॉल सीलिंग जो बनाई जाती है ऊपर, उसमें भी एस्बेस्टोस यूज़ करते हैं। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो भी लंग्स में पहले तो एस्बेस्टोसिस कॉज करते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, जो न्यूमोकोनियोसिस डिजीजेज होती है। आपको याद करें, आप हमारे पुराने नोट्स देखें या मेरा पुराना लेक्चर देखें, उसमें आपको मिलेगा ये। तो एस्बेस्टोस जो है उससे भी लंग कैंसर हो सकता है। एक और केमिकल बड़ा फेमस है, डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल। ये बेसिकली बच्चों एक ड्रग है, हुआ करती थी पहले, अब इसको बैन कर दिया गया। सिंथेटिक नॉन स्टीरोइडल, सिंथेटिक नॉन स्टीरोइडल इस्ट्रोजन जैसा मॉलिक्यूल है ये, है ना, कि इस्ट्रोजन तो स्टीरोइड होता है, इसका एक्शन इस्ट्रोजन जैसा है लेकिन ये नॉन स्टीरोइडल और सिंथेटिक कंपाउंड है, डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल। ये बच्चों पर्टिकुलरली जो मिसकैरियज हो जाते हैं, एबॉर्शन हो जाते हैं, उसके लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। अर्लियर प्रिस्क्राइब्ड टू प्रिवेंट मिसकैरियज, पर फिर बाद में पता चला कि ये तो बड़ी खतरनाक ड्रग है, इससे तो जिनको ये ड्रग दी गई उनमें से कईयों को बाद में जाके वेजाइनल कैंसर्स हुए।
तो अब ये ड्रग जो है बैन हो चुकी है। फेमस ड्रग है ये डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रोल और इट कॉज वेजाइनल कैंसर। एक और केमिकल हम ले लेते हैं लास्ट, दैट इज विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जितना भी हमारा प्लास्टिक होता है वो पीवीसी प्लास्टिक जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, उसके डिकम्पोजिशन से, उसके डिग्रेडेशन से ये विनाइल क्लोराइड निकलता है और इससे लीवर कैंसर होता है। तो जो हमारे एडिबल आइटम्स अगर हम प्लास्टिक में यूज़ करते हैं और पुअर क्वालिटी का प्लास्टिक है और उसमें से अगर जैसा कि नॉर्मली होता है जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होगा, जो चाय पीने के हमारे प्लास्टिक के कप्स वगैरह आते हैं उनमें डेफिनेटली बड़े डेंजरस होते हैं उनमें चाय वगैरह पीना। कई लोग तो गरम गरम प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उसके अंदर भी चाय लाते ले जाते हैं। हम जो घरों में आजकल दूध लेने लग गए हैं प्लास्टिक से, ये सारी जो है ये डेंजरस है क्योंकि इनमें पॉलीविनाइल क्लोराइड होने की पॉसिबिलिटी होती है और उससे लीवर कैंसर होता है। तो दीज आर सम केमिकल कार्सिनोजेंस, ऐसे मैंने केमिकल कंपाउंड लिए हैं जिनसे कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है। बच्चों, क्योंकि मैंने अभी यहाँ रिसेंटली ये एक ड्रग का नाम लिया है, मुझे एक और मेडिसिन बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ याद आ रही है, लेकिन उसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे बताना ज़रूरी क्योंकि जिस तरह से हमने डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रोल को बैन किया है क्योंकि इससे वेजाइनल कैंसर होते हैं, ऐसी ही एक और ड्रग का मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको कैंसर के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये ड्रग है बच्चों थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनमें जो मॉर्निंग सिकनेस डेवलप होती है, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि उनको जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद वॉमिटिंग सेंसेशन, खाना नहीं पाता है और बार बार वॉमिटिंग होने लगता है। ये सिम्टम्स एक प्रेग्नेंट लेडी में डेवलप हो जाते हैं। इस डिजीज़ को हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं और इसको ट्रीटमेंट के लिए थैलिडोमाइड पहले प्रिस्क्राइब किया जाता था। तो मैं लिख देता हूँ, अर्लियर प्रिस्क्राइब्ड to treat morning sickness in pregnant females। समझ में आया? अब इसका नुकसान क्या हुआ ये बताऊं कि जब फीमेल्स को थैलिडोमाइड दिया जाता है तो कई केसेस ऐसे हुए जिनमें बच्चों के जो हाथ पांव थे, लिम्स थे, वो एबनॉर्मल हो गए। कैंसर वेंसर नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, फिर से ध्यान देना। ये जस्ट मैं आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये ड्रग का नाम बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ये ड्रग का नाम मुझे बताना चाहिए था आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के समय, लेकिन वहाँ नहीं बताया, तो अभी मुझे याद आया है तो मैं आपको अभी इसके बारे में बता देता हूँ। थैलिडोमाइड, अर्लियर इट वाज प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट फीमेल। और इसका नुकसान क्या होता है? इट कॉज टीरेटोजेनेसिस। टीरेटोजेनेसिस मीन्स abnormalities in developing fetus। जो फीटस है उसके ऊपर इसका साइड इफेक्ट और उसमें एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती है ना। इस प्रोसेस को टीरेटोजेनेसिस कहते हैं। किस प्रोसेस को? एबनॉर्मलिटीज इन डेवलपिंग फीटस, ये जो प्रोसेस है इसको टीरेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो ड्रग रही पास्ट में रही हुई, ये टीरेटोजेनेसिस इंड्यूस करती है। तो ये आप एक तरफ कहीं अलग से इसका नोट बना लें बच्चों। ये एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, द ड्रग इज़ नॉट रिलेटेड टू कैंसर। ये बच्चों में कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, जन्मजात विकृतियाँ जो है एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप करती है, लिम्ब एबनॉर्मलिटीज़ पर्टिकुलरली, जिसमें हाथ पांव छोटे रह जाते हैं, पूरे पूरे डेवलप ही नहीं हो पाते हैं, पार्शियली डेवलप लिम्स, इस तरह की डिजीज़ इस थैलिडोमाइड से हुआ करती है। एनीवे, इसको भी बैन कर दिया गया है, जस्ट लाइक डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, वो भी अब यूज़ नहीं किया जाता है, उसको भी अब बैन कर दिया गया। नाउ कम टू द थर्ड हमारे पास जो फैक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी हम नीचे ही डिस्कस कर लेते हैं। कम टू द बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन बच्चों हमारे पास ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि
डीएनए में डैमेज कॉज कौन कर सकता है, कौन बायोलॉजिकल एजेंट, जो भी डीएनए में डैमेज कॉज करेगा वही पोटेंशियल कार्सिनोजन होगा, यानी उससे कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो एक तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, कुछ हमारे पास ऐसे वायरसेस हैं जो कैंसर कोज कर सकते हैं, और ऐसे वायरसेस को हम ओंकोजेनिक वायरसेस कहते हैं। तो एक तो लिख देता हूँ मैं यहाँ, ओंकोजेनिक वायरसेस, ये आ जाएंगे आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स में। वायरल ओंकोजेनिक वायरसेस हैं ये, ऐसे वायरस जो बॉडी में आने पर आपके डीएनए में कैंसर डैमेज कर सकते हैं। उनके पास खुद के पास भी कुछ जीन होते हैं जिन्हें हम वायरल ओंकोजीन्स कहते हैं, जिन्हें हम वायरल ओंकोजीन्स कहते हैं, उनके पास होते हैं ये। और ये वायरल ओंकोजीन्स हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है, कॉज कैंसर्स। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया आपको? इसके दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल उस वायरस का जो कैंसर कॉज करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बड़ा ही फेमस है ये, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से फीमेल्स में यूट्रस में जो सर्विक्स होती है उसके कैंसर होने के चांसेस होते हैं, सर्वाइकल कैंसर्स, एक एग्जाम्पल। और दूसरा एक और वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। इससे भी एक कैंसर होता है जिसे बर्किट्स लिम्फोमा कहते हैं। बर्किट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, भूलेंगे नहीं आप इसको, बर्किट्स लिम्फोमा। दिस इज़ मोर कॉमन इन अफ्रीका, अफ्रीकन लोगों में ये वायरस वहाँ कॉमन है, लिख लेते हैं हम, कॉमन इन अफ्रीका। आया समझे? तो दो ही एग्जाम्पल लिए हैं बच्चों, एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर होता है उससे यूट्रस में, और एक एप्स्टीन बार वायरस। याद रखें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जितने भी ये और भी हैं बहुत सारे, अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये दो वायरस से क्वेश्चन आ सकता है, अब अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये जितने भी वायरसेस होते हैं इनको हम ओंकोजेनिक वायरसेस कहते हैं। और इनके पास क्या होता है, इनके पास कुछ जीन्स होते हैं जो हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास हमारी जो सेल्स, जिन सेल्स में इन्होंने वो जीन इनकॉर्पोरेट किए हैं, वो सेल्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करने लगती है। उन जीन्स को हम, क्योंकि वो वायरस के जीन्स हैं, तो हम उन्हें वायरल ओंकोजीन्स कहते हैं। सिमिलरली बच्चों, कुछ हमारे पास भी जीन्स होते हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, मेन फंक्शन है उनका सेल डिवीजन को कंट्रोल करना, पर जब उनमें उनका एक्टिवेशन हो जाता है, एक्टिवेशन का मतलब जब उनमें म्यूटेशन हो जाते हैं, तो फिर वही जीन्स कैंसर कॉज करते हैं, उन्हें हम सेलुलर ओंकोजीन्स कहते हैं। तो दो हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, एक वायरल ओंकोजीन्स जो वायरसेस प्रोवाइड करते हैं, एक हमारे सेल्फ जीन्स हैं, सेलुलर ओंकोजीन्स, और इन्हें हम प्रोटो ओंकोजीन्स भी कहते हैं, क्योंकि जब तक इनमें म्यूटेशन नहीं होता है तब तक तो ये कैंसर कोज नहीं करते, और तब तक हम इन्हें प्रोटो ओंकोजीन्स कहेंगे, प्रोटो ओंकोजीन्स कहेंगे। लेकिन बाद में दे गेट कन्वर्ट इनटू ओंकोजीन्स। और तो यहाँ हम ये इस चीज़ को क्लियर कर दें कि व्हेन दे आर एक्टिवेटेड, एक्टिवेशन का क्या मतलब हुआ, म्यूटेशन होना उनमें, व्हेन दे आर एक्टिवेटेड under certain conditions, when they are activated under certain conditions, तो they will cause cancer, यानी कि क्या हो जाएगा, ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो these are three types of carcinogens: physical carcinogens, chemical carcinogens and biological carcinogens, biological factors। तो बच्चों बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास सिर्फ दो आपको ध्यान रखना है, दो तरह के जीन्स हैं जो कैंसर कोज करते हैं, वायरल ओंकोजीन्स, वो हमारी बॉडी में वायरसेस लेकर आते हैं, और एक हमारे खुद के जीन्स जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। तो जब तक वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं तब तक ठीक है, पर उनमें म्यूटेशन हो जाए तो फिर वो कैंसर कोज करते हैं।
उन जीन्स को हम सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स के, सेलुलर क्यों बोला, क्योंकि वो हमारे हैं, हमारी सेल्स के हैं। इनको हमने वायरल ऑन्कोजीन्स क्यों बोला, क्योंकि ये जीन्स हमारे नहीं है, ये वायरस के जीन्स है जो हमारी बॉडी में लाए गए हैं और उसके बाद ये कैंसर कॉज करते हैं। तो बच्चों अभी हम बात करते हैं सिर्फ इतनी ही कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के बारे में। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम कैंसर के डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।